अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और ये है आइसोलेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। ओके, जो इनर्ट गैसेस हैं इनको कैसे आइसोलेट किया जाता है, इंडिविजुअल गैस कैसे प्रोड्यूस्ड की जाती है, निकाली जाती है, इसके बारे में। तो देखो, ये जो मेथड है, मतलब ये जो आइसोलेशन है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए टू मेथड्स यूज होती हैं। पहला होता है केमिको फिजिकल मेथड, रासायनिक भौतिक विधि कहलाती है, और दूसरा है फिजिकल मेथड, भौतिक विधि। ओके, केमिको फिजिकल मेथड में दो मेथड्स देखोगे, दो प्रोसेस जुड़ी हुई हैं, एक तो केमिकल मेथड और एक फिजिकल मेथड। मींस इसमें जो एयर होगी, देखो जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, ओके, इनको मेनली कहां से आइसोलेट किया जाता है? एयर से। मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स है इनर्ट गैसेस का वो है एयर। तो एयर से जो इनर्ट गैस है इसको कैसे आइसोलेट किया जाए, इसके लिए टू मेथड्स होती हैं। एक केमिको फिजिकल मेथड, इसमें आप देखोगे कि पहले केमिकल मेथड यूज होगी जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन CO2 इनको सेपरेट करती है, और फिर दूसरा जो स्टेप होगा और वो होता है फिजिकल मेथड, जिसमें जो मिक्सचर बचता है इनर्ट गैसेस का, उनमें से एक एक गैस को, एक एक इनर्ट गैस को आइसोलेट किया जाता है। ओके, तो ये लिखा कि इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सम केमिकल रिएजेंट फॉर रिमूवल ऑफ N2 CO2 एंड O2 एंड फिजिकल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। समझ गए ना कि पहले है N2O2 CO2 के लिए केमिकल रिएजेंट यूज होंगे, इसको बोला जाएगा केमिको मेथड, और फिर जो मिक्सचर बचेगा इनर्ट गैसेस का, उसमें से इंडिविजुअल गैस को निकालने के लिए मेथड यूज होगी, वो होगी फिजिकल मेथड। समझ गए बच्चों कि इसमें पहले N2 CO2 और O2 के निष्कासन के लिए कुछ रासायनिक अभिकर्मकों का प्रयोग होगा, जबकि निष्क्रिय गैसों का पृथक्करण भौतिक विधि से होगा। अब इसके लिए पर्टिकुलर इसके लिए पहले ये जो मेथड है केमिको फिजिकल मेथड, ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होगी बच्चों। एक स्टेप तो होगा आइसोलेशन या सेपरेशन ऑफ, ठीक है, मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस फ्रॉम एयर। मींस एयर से इनर्ट गैसेस का मिक्सचर बाहर निकालना, जिसको बोला जाता है इम्प्योर ऑर्गन, अशुद्ध ऑर्गन। और दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा सेपरेशन या आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल इनर्ट गैसेस। समझ गए ना कि एक एक इनर्ट गैस को फिर अलग अलग करना। तो फर्स्ट स्टेप हम लेंगे आइसोलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस, इसी को बोला जाता है इम्प्योर ऑर्गन फ्रॉम एयर। समझ गए ना कि एयर से पहले हमें क्या निकालना है? इनर्ट गैसेस का मिक्सचर या इम्प्योर ऑर्गन। तो देखो इसके लिए थ्री मेथड्स यूज होती हैं। पहली है रैले मेथड। रैले मेथड में क्या होगा कि जो एयर ली जाती है उस एयर से पहले मॉइस्चर को हटा दिया जाता है, CO2 को जितना मैक्सिमम हटा सकते हैं हटा दिया जाता है। ओके, पहले क्या किया जाए? एयर से मॉइस्चर है, डस्ट है और CO2 है, इसको हटा दिया गया। अब जो एयर बचती है बिल्कुल ड्राई एयर, उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास्ड इन एयर इन फ्लास्क एंड NaOH पास्ड इन मिक्सचर। समझ गए बच्चों कि जो वायु है, शुष्क वायु में क्या करते हैं? विद्युत विसर्जन, और फिर NaOH प्रवाहित करते हैं। यह क्या? पहले क्या किया गया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग। एक बड़े से फ्लास्क में एयर रख ली जाती है, ड्राई एयर, और उसमें इलेक्ट्रोड लगाकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। ऐसा कराने से क्या होगा? N2 और O2 इनकी रिएक्शन से NO पहले बनेगा, फिर और आगे इनकी क्या बनेगा? NO2। मतलब जितना नाइट्रोजन ऑक्सीजन था वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग में किस में चेंज हो गया? NO2 में। फिर उसमें पास किया जाता है NaOH। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH से रिएक्शन करके NaNO2 NaNO3 और क्या बना लेगा? H2O, जिसे बाहर कर दिया जाता है। फ्लास्क से क्या कर दिया जाता है? बाहर। क्यों? क्योंकि ये एक्वस कंडीशन में बन जाते हैं इस तरह से, और इसको लिक्विड को बाहर कर दिया जाएगा। अब जो फ्लास्क के अंदर गैसियस मिक्सचर बचता है, उस मिक्सचर में होता है इनर्ट गैसेस का पूरा मिक्सचर, जिसे हम बोलते हैं इम्प्योर ऑर्गन। ये लिखा है आफ्टर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड द फाइनल मिक्सचर इन विच कंटेन नोवेल गैसेस इज कॉल्ड इम्प्योर ऑर्गन। समझ गए बच्चों कि जब नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड हट गए तो जो मिक्सचर बचा इनर्ट गैसेस का, उसको बोला जाता है अशुद्ध ऑर्गन, इम्प्योर ऑर्गन। पहला पॉइंट समझ गए ना कि पहली मेथड है रैली मेथड। दूसरी तीन ऐसी मेथड है जिनसे इम्प्योर ऑर्गन या कहें कि
जो इनर्ट गैसेस है उनका मिक्सचर आइसोलेट किया जाता है। पहले यहां तक लिख लो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड है और ये है रैमजे मेथड और एक है फिशर रिंग मेथड। ध्यान रखें यही दो मेथड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज्ड होती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्प्योर ऑर्गन। ओके, इस मेथड में क्या किया जाता है कि बिल्कुल CO2 और H2O मॉइस्चर फ्री एयर ली जाती है, मींस पहले CO2 हटा दी गई, मॉइस्चर हटा दिया जाता है एयर से। अब उसमें क्या बचा, N2 और O2 और इनर्ट गैसेस। इसको जो है पूरी एयर को, जो कि एक ड्राई एयर है, उसको पहले मैग्नीशियम में पास किया गया और हीटेड करते हैं। ऐसा करने से जितना नाइट्रोजन होता है एयर में वो क्या किस में चेंज हो जाएगा, 2Mg3N2 सॉलिड में। ओके, जस्ट ऐसा ही जितना उसमें ऑक्सीजन था वो Cu से रिएक्शन करके Cu सॉलिड में बचता है। इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। अब इसको जब सेपरेट कर दिया जाएगा तब हमें जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा उसमें क्या होता है, इम्प्योर ऑर्गन मींस मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस। समझ गए बच्चों कि ड्राई एयर ली, नाइट्रोजन पहले मैग्नीशियम में पास किया गया, मैग्नीशियम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके इस तरह से कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन को सेपरेट कर देगा। दोनों को जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब सेपरेट हो गई पूरे मिक्सचर से, एयर से, तो अब जो मिक्सचर बचा उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर ऑर्गन। इसी में होता है इनर्ट गैसेस का मिक्सचर। दूसरा है फिशर-ट्रॉप्स मेथड या फिशर रिंग मेथड। इस मेथड में भी वही किया जाता है, जो N2 है और O2 है इनको सेपरेट किया जाए। मतलब एयर जो है बिल्कुल ड्राई एयर होती है, उसको पहले CaC2 के में पास किया जाएगा। तो ये N2 जो है CaCO2 के साथ रिएक्शन करके इस तरह का कैल्शियम साइनामाइड बना लेता है। ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके CO2 बना लेता है और भी CO2 से रिएक्शन करके CaCO3 बना लेता है। फिर पास की जाती है KOH पास करते ही ये टोटल, ये तो रहेगा सॉलिड फॉर्म में। ओके, ये गैसियस है, ये सॉलिड है। अगर मान लो कुछ CO2 बच भी गया होगा तो KOH में पास करके ऑल CO2 क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब्ड बाय KOH। अब जो मिक्सचर बचता है उस मिक्सचर को P2O5 और H2SO4 में क्या करते हैं, पास किया जाता है। ऐसे में मॉइस्चर भी रिमूव हो गया। अब जो हमें मिला वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर ऑर्गन। समझ गए ना कि पहले एयर को कैल्शियम कार्बाइड में पास किया गया, इससे नाइट्रोजन हट गई, ऑक्सीजन CO2 बची तो KOH से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद पूरे मिक्सचर को P2O5 या फिर H2SO4 कंसंट्रेट इसमें पास किया जाता है। ऐसे में मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब जो हमें मिक्सचर बचेगा उसे हम बोलेंगे इम्प्योर ऑर्गन। अब इन इम्प्योर ऑर्गन में ही केवल क्या होता है, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। अब आएगा इस मिक्सचर से एक एक इंडिविजुअल गैस का सेपरेशन। यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि किसका आइसोलेशन किया गया था, एयर से एक इम्प्योर ऑर्गन मींस मिक्सचर ऑफ नोवेल गैसेस। ओके, और फर्स्ट मेथड यूज हुई थी केमिको फिजिकल मेथड। सेकेंड स्टेप जो होता है जिसमें फिजिकल मेथड यूज होती है, अब ये होगा आइसोलेशन ऑफ नोवेल गैसेस, इंडिविजुअल नोवेल गैसेस फ्रॉम इम्प्योर ऑर्गन। जो हमें इम्प्योर ऑर्गन मिल गया जिसमें केवल और केवल क्या है, इनर्ट गैसेस मिक्स हैं, उस मिक्सचर से फिर एक एक गैस को सेपरेट करना होता है। और इसके लिए जो मेथड यूज होती है ये है डेवार्स चारकोल मेथड। क्या, डेवार्स चारकोल मेथड। समझ गए बच्चों कि अशुद्ध ऑर्गन से अब आदर्श गैसों का एक एक करके पृथक्करण करना, और इसके लिए जो मेथड यूज होगी वो है डेवार्स चारकोल विधि। इसमें क्या किया जाता है, ये है इम्प्योर ऑर्गन। जो हमारे पास मिक्सचर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इसमें क्या मिलाया जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर चारकोल का जो कोकोनट है उसके कांटेक्ट में रखा जाता है। मींस इम्प्योर ऑर्गन में क्या मिला दिया जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेकर, और उसमें क्या मिला दिया जाता है, कोकोनट चारकोल। ये लिखा है ब्रॉट इन द कांटेक्ट विद, ठीक है, कोकोनट चारकोल। अब ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही आपने उस मिक्सचर में चारकोल मिलाया तो ऐसे में अब दो कंडीशन बनेगी। एक तो होगा कि हीलियम आर्गन
क्रिप्टॉन और जिनॉन ये तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं चारकोल में, मतलब -100 डिग्री के टेम्परेचर में ये जो 3 गैसेस हैं आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये तो क्या होंगी चारकोल में एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें चिपक जाती है। और ये जो है 2 गैसेस कौन कौन सी, हीलियम और नियॉन, ये अनएब्जॉर्ब्ड होती हैं, मींस ये एब्जॉर्ब नहीं होती। तो उस आर्गन का जो मिक्सचर था इम्प्योर आर्गन, उसमें ये 2 गैसेस बच जाती हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं है। फिर क्या किया जाता है, इस मिक्सचर को फिर पास किया जाता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ठंडे किए गए कोकोनट चारकोल में। अब ये जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ पार्ट, जो गैसियस मिक्सचर है, इसको -180 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में एक क्या किया जाता है, चारकोल के कांटेक्ट में लाया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि नियॉन तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट जो अनएब्जॉर्ब पार्ट बचेगा वो क्या रहेगा, हीलियम का। मींस हीलियम इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा हीटेड किया तो नियॉन क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, मींस बाहर निकल आता है। तो इस तरह से यहाँ पर हीलियम अलग हो गया और नियॉन अलग हो गया। समझ गए ना कि जो अनएब्जॉर्ब पार्ट था उसको 180 डिग्री पर जो चारकोल ठंडा किया गया उसमें पास किया, इससे नियॉन एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको वार्म करके हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है हीलियम नियॉन को, और जो हीलियम था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। इस तरह से दोनों गैसें एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो गई। दूसरा पार्ट जो था ये वाला, जिसमें कि ये 3 गैसेस एब्जॉर्ब हैं, अब इस पूरे चारकोल में एक दूसरा चारकोल, फ्रेश चारकोल लाया जाता है। क्या लाया जाता है, फ्रेश चारकोल, जो कि लिक्विड एयर टेम्परेचर में होता है। मतलब जितने टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाइड होती है, एयर लिक्विफाइड होती है, उस टेम्परेचर में इसको ठंडा चारकोल इसके साथ मिला दिया जाता है। किसके साथ, जिनमें ये 3 गैसेस एब्जॉर्ब हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आर्गन है, समझ गए ना, ये आर्गन तो डिफ्यूज होकर किसमें चली जाती है, फ्रेश चारकोल में। मींस ये रखा हुआ है हमारे पास फर्स्ट चारकोल, जिसमें ये 3 हैं, Ar प्लस Kr और प्लस क्या, जिनॉन। इसमें आपने फ्रेश चारकोल मिलाया, तो जैसे ही आपने यहाँ फ्रेश चारकोल मिलाया और अच्छी तरह से स्टिर कर दिया, तो यहाँ से कौन निकल के ये जो है इसमें आ जाती है फ्रेश चारकोल। तो जैसे ही कांटेक्ट में लाया तो इसमें जो फ्रेश चारकोल था उसमें कौन डिफ्यूज हो गई, आर्गन। बाद में इस आर्गन या मिक्सचर चारकोल को थोड़ा सा हीटेड करके और इस तरह से आर्गन को क्या कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है। मींस अब ये क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। अब जो फर्स्ट चारकोल बचा, मतलब फ्रेश चारकोल में तो ये चली गई, अब जो हमारे पास फर्स्ट चारकोल बचा है उसमें क्रिप्टॉन और क्या रहती है, जिनॉन। ये 2 गैसेस इसमें रहेंगी। फिर टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो क्रिप्टॉन है वो तो आइसोलेट हो जाएगी, चारकोल से क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, और बाकी रह जाएगी फर्स्ट चारकोल में कौन, जिनॉन। बाद में चारकोल को भी हीटेड करके जिनॉन को सेपरेट कर लिया जाता है। तो यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे कि पहले 100 डिग्री के कांटेक्ट में रखा, 2 पार्ट बन गए, एक एब्जॉर्ब्ड एक अनएब्जॉर्ब्ड। अनएब्जॉर्ब्ड में था हीलियम नियॉन, बाद में -180 डिग्री सेंटीग्रेड में चारकोल को और ठंडा किया, तो ये एब्जॉर्ब रह गई हो गई और ये एब्जॉर्ब बाहर निकल गई। इस तरह से दोनों सेपरेट हो गई। इसमें जो एब्जॉर्ब है इसमें कांटेक्ट में फ्रेश चारकोल रखा जाता है, ऐसे में जो आर्गन थी डिफ्यूज होकर फ्रेश चारकोल में चली गई, तो ये सेपरेट हो गई। ये 2 बची, अब क्रिप्टॉन और जिनॉन -90 डिग्री में रख के इन दोनों को भी सेपरेट कर लिया जाता है। इस तरह से जो हमारे पास इम्प्योर आर्गन मिक्सचर था उसमें से एक एक इंडिविजुअल गैस को सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये मेथड है एक फिजिकल मेथड। यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड है और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है, ओके, और मॉडर्न मेथड है, और ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये भी एक फिजिकल मेथड है, मींस इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होगा जो कि किसी भी इनर्ट गैस से कोई रिएक्शन करे। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले ये बता दूं कि जो एयर है, एयर मेनली जो मिक्सचर है वो इन गैसेस का है, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, आर्गन, O2, क्रिप्टॉन, जिनॉन। जब एयर में से किसको सेपरेट कर दिया जाए, CO2 और H2O, मतलब CO2 और मॉइस्चर, अगर ये हटा दिए जाए एयर से
तो अब एयर में ये गैसेस बचती हैं, ओके। और इन गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस होता है। हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, फिर आप देख रहे हैं नियॉन उससे ज्यादा नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा आर्गन, फिर O2, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन। इस तरह से इन गैसेस के ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स। इन बॉइलिंग पॉइंट का ये जो लार्ज डिफरेंस है, यही इन गैसों के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हेल्प करता है। यही मैंने लिखा है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ लिक्विड एयर possess different boiling points. The sufficient difference of the boiling point of various gases help the carrying the fractional distillation of liquid gas. मतलब पहले एयर ली, लिक्विड उसमें से CO2 हटा दिया, मॉइस्चर। अब जो लिक्विड एयर बचती है, आप देखते हैं उस लिक्विड एयर में ये गैसेस होती हैं जो आप देख रहे हैं। इन गैसेस के ये हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। इन बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होने के कारण इन गैसों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक एक करके सेपरेट किया जाता है। ओके, देखो कैसे करते हैं। क्या किया जाता है कि जो कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर है, तो समझ गए बच्चों कि द्रव वायु में उपस्थित घटक गैसों के बॉइलिंग पॉइंट में पर्याप्त अंतर होता है। इसी के आधार पर वायु का प्रभाजी आशमन किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तब यूज होती है जब जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस तो हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। तब ऐसे में एक एक फ्रैक्शन अलग अलग टेम्परेचर पर बाहर निकलता है और इसके लिए एक बड़ा सा टावर यूज होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर। उस टावर में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है कि सबसे पहले जो बाहर फ्रैक्शन आएगा वो वाला फ्रैक्शन आता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, फिर उसके बाद दूसरा थोड़ा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है और तीसरा, और सबसे लास्ट में वो फ्रैक्शन बाहर आएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो। इसी बेस पर इन गैसेस को सेपरेट किया जाता है। अब देखो, अगर आप इनमें देखें तो ये दो गैसों के बॉइलिंग पॉइंट आसपास के हैं। ऐसे ही अगर आप इनमें देखें तो इन तीन गैसों के बॉइलिंग पॉइंट आसपास के हैं, और यहां देखें तो इन दो गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट आसपास के हैं। ओके, क्या किया जाता है कि कोल्ड और कंप्रेस्ड, ठंडी जो होती है वो अच्छी तरह से द्रवीभूत जो है एयर, कंप्रेस्ड एयर को फ्रैक्शनेटिंग प्लांट होता है। बहुत बड़ा डायग्राम है इसका, डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम देखते हैं रिफाइनरी पेट्रोलियम में जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होता है, उसी की तरह का। तो एक फ्रैक्शनेटिंग प्लांट है, उसके बॉटम से पास की जाती है, समझिए ना, कहां से एंटर की जाती है, बिल्कुल उसके बॉटम वाले पार्ट। हम ये कहें कि ये है हमारे पास एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इस तरह से उसमें इस तरह से ग्रुप्स बने होते हैं, पार्ट बने होते हैं। तो यहां से एयर पास की जाती है लिक्विड। ओके, तो लिक्विड एयर यहां जाती है। अब इस लिक्विड एयर को ऊपर की तरफ, मतलब हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा के, और इसकी वेपर को ऊपर चढ़ने दिया जाता है, समझ गए ना। तो ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑब्टेन 3 फ्रैक्शंस। तो जैसे ही डिस्टिलेशन स्टार्ट होता है, इसमें 3 फ्रैक्शंस मिलते हैं। सपोज एक फ्रैक्शन यहाँ, एक फ्रैक्शन यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 3 अलग अलग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इस तरह से ये बने हुए हैं पार्ट, ठीक है। तो इन पार्ट्स में अलग अलग इस तरह से हम समझते हैं। तो पहला जो फ्रैक्शन जब वो हुआ, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फर्स्ट फ्रैक्शन यहां पर कलेक्ट होगा, यहां, सेकंड फ्रैक्शन यहां आएगा, और थर्ड फ्रैक्शन यहां पे रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉप पर वही फ्रैक्शन पहुंचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। दूसरे नंबर पर वो रहेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बीच का है, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला सबसे नीचे रह जाएगा। ओके, तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन निकलता है उसमें होता है हीलियम, नियॉन और क्या, नाइट्रोजन। हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन, ये जो है फर्स्ट फ्रैक्शन जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ, हम ये कहेंगे यहाँ पर हीलियम, ठीक है, नियॉन और क्या है, नाइट्रोजन। ये जो सेकंड फ्रैक्शन है आप देख रहे हैं उसमें आर्गन है और O2 है, और जो थर्ड फ्रैक्शन है, ओके, उसमें है क्रिप्टॉन और क्या, ज़ीनॉन। तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन बाहर आया, इस फर्स्ट फ्रैक्शन को फिर क्या किया जाता है, इस तरह की नलियां होती हैं जिसको बोलते हैं स्पाइरल कॉइल, जो कि किससे ठंडी की जाती हैं कि ये जो होता है पूरा मिक्सचर, इसको पास किया जाता है स्पाइरल कूल्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब इसके चारों तरफ लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है। अब ये जो फ्रैक्शन इसके अंदर से ये नलियों में से होता हुआ गुजरता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर
नाइट्रोजन तो लिक्विफाइड हो जाएगा। क्या लिक्विफाइड हो जाएगा पहले कौन? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट तो कम है, तो पहले कौन लिक्विफाइड हो गया? नाइट्रोजन। अब क्या बचेगा मिक्सचर में? उस गैसियस मिक्सचर में बचा हीलियम और नियॉन। अब इसको और आगे यहाँ पर दूसरा कॉइल लगा हुआ है। ओके, तो ये जो कॉइल है अब ये किससे लिक्विफाइड किया, ठंडा किया गया है? H2 लिक्विड से। जबकि ये वाला जो कॉइल था वो नाइट्रोजन लिक्विड से लिक्विफाइड किया, ठंडा किया गया था। तो अब यहां से जैसे ही हीलियम और नियॉन इसमें से पास होंगी तो जो नियॉन है वो तो क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी। ओके, बट हीलियम लिक्विफाइड नहीं होती क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पर ही लिक्विफाइड हो सकती है। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन था उसमें हीलियम और नियॉन और नाइट्रोजन था। पहले इस पूरे मिक्सचर को नाइट्रोजन से ठंडी की गई कॉइल में नियॉन में पास किया जाता है, ऐसे में नाइट्रोजन लिक्विफाइड हो गया। फिर आगे हाइड्रोजन से ठंडी की गई कॉइल में पास किया जाता है, उससे जो नियॉन है वो लिक्विफाइड हो गया और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में बाहर हो गया। पहला फ्रैक्शन। अब हम आ जाते हैं सेकंड फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब जो सेकंड फ्रैक्शन बाहर आता है उसमें क्या है? आर्गन और O2। यहाँ पर जो सेकंड फ्रैक्शन है ये क्या है? आर्गन और O2। अब इससे भी एक इस तरह का कॉइल लगी है जिसको किससे ठंडा किया गया है? लिक्विड नाइट्रोजन से। तो जैसे ही इसको लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडी की गई स्पाइरल से पास किया जाएगा तो वहां पर O2 तो लिक्विफाइड हो जाएगी। यहीं पर क्या हो गई? O2 लिक्विफाइड। अब जो बाहर आएगी वो कौन आएगा बाहर? O2 के बाद जो लिक्विफाइड हो गई और बचा क्या यहाँ पर? आर्गन। तो ये आर्गन फिर बाहर आती है। ओके, और वो लिक्विफाइड बाद में होगी, पहले O2 लिक्विफाइड होकर सेपरेट हो गई। और इस तरह से हमने देखा कि जो सेकंड फ्रैक्शन था उसमें आर्गन और O2 था, उसको पास किया गया एक स्पाइरल कॉइल में जो कि कूल्ड है लिक्विड नाइट्रोजन से, तो O2 लिक्विफाइड हो गई और बची क्या? आर्गन। तो वो गैसियस फॉर्म में आ गई और वो भी इस तरह से सेपरेट हो गई। अब जो थर्ड फ्रैक्शन निकलता है बाहर, उस फ्रैक्शन में होता है कुछ अमाउंट में O2, क्रिप्टॉन और क्या? जिनोन। क्योंकि इनके डिफरेंस आप देख रहे हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है। ओके, 183, 152, 107, ऐसे में इनको सेपरेट किया जा सकता है डिस्टिलेशन से। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन निकलता है उसमें O2 होता है। ओके, सेकंड फ्रैक्शन में निकलेगा क्रिप्टॉन और जो थर्ड फ्रैक्शन सबसे लास्ट में निकलेगा थोड़ा हाई टेम्परेचर में, वो होगा क्या? जिनोन। इस तरह से सारी गैसेस एक एक करके सेपरेट हो जाती हैं। तो ध्यान रखें, इसमें एक क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लिक्विड फॉर्म में लें और उनका डिस्टिलेशन कराएं तो पहले कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो पहले कौन आएगा बच्चों? नाइट्रोजन। ओके, सॉरी, पहले कौन? हाँ, नाइट्रोजन। और बाद में कौन आएगा? O2। इसी तरह से अगर हम O2, क्रिप्टॉन और जिनोन का डिस्टिलेशन कराएं तो सबसे फर्स्ट निकलेगी O2, उसके बाद क्रिप्टॉन और उसके बाद जिनोन। तो एक तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज गैसों के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सेपरेशन को समझने में किया जाता है। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नोवेल गैसेस। ओके, कि जो नोवेल गैसेस हैं उनका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह से होती है। समझ गए बच्चों कि आदर्श गैसों की रासायनिक क्रियाशीलता को स्पष्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो नोवेल गैसेस हैं ये लीस्ट रिएक्टिव या कहें टोटली इनर्ट गैसेस हैं। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर इनर्टनेस देखी जाए, केमिकल रिएक्टिविटी सबसे जो लीस्ट मिलती है और वो है 0 ग्रुप। समझ गए ना? ये जो इनर्ट गैस नोवेल गैसेस हैं केमिकली इनर्ट होती हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। देखो इसके 2 रीजंस हैं। पहला है कि कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी शेल, इनके पास मींस ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो आप देखोगे इनके कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP6, ओके, कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब कोई केमिकल रिएक्शन करता है तो उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एक्सेप्ट करके, शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट रूल है कि हर एक एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि केमिकल कॉम्बिनेशन में वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी कर ले, चाहे वो लूजिंग करनी पड़े, चाहे गेनिंग करनी पड़े, चाहे शेयरिंग। अब इनमें ऑलरेडी
एटॉमिक स्टेट में ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी शेल, तो इन्हें क्यों करना होगा? किसी प्रकार की ना तो ये लूजिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ना ही किसी प्रकार की गेनिंग करेंगे और ना ही कोई शेयरिंग होती है। और यही रीजन है कि जब ये तीनों प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, ना इलेक्ट्रॉन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करना, तो ये केमिकली क्या हो जाते हैं? इनर्ट होते हैं। तो फर्स्ट रीजन है कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी शेल मींस ऑक्टेट कंप्लीट होता है NH2 NP6। समझ गए बच्चों कि संयोजी कोष पूर्ण रूप से भरा है, अर्थात अष्टक पूर्ण रहता है। और दूसरा है वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप देखोगे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में यही एलिमेंट हर एक पीरियड के लास्ट एलिमेंट हैं और इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, इतनी ज्यादा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर उतनी एनर्जी इन एलिमेंट्स को नहीं मिलती कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। दूसरा है कि इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मींस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो एंथैल्पी चेंज है वो भी पॉजिटिव है, मींस इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। तो ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट होने से ये किसी से शेयरिंग भी नहीं करते। ये सारे रीजन मिलके ही इनको इनर्ट बनाते हैं। यही लिखा है कि बोथ द रीजंस noble gases do not lose, gain or shared electron at normal conditions of temperature and pressure. However, आप देखोगे जिनोन में कुछ अभी हम देखेंगे, जिनोन के कुछ कंपाउंड्स केमिकली मिलते हैं लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बनते, उनके लिए भी बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस जरूरी होती हैं, तब जाके जो इनर्ट गैसेस हैं या जिनोन है वो कुछ कंपाउंड्स बनाता है। तो समझ गए बच्चों कि इन दो कारणों के कारण ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना त्यागते हैं, ना सहभाजन करते हैं, और यही कारण है कि इनर्ट है। कुछ परिस्थितियों में जिनोन कुछ रासायनिक क्रियाशीलता दर्शाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो जीरो ग्रुप है उनमें किस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं और किस कंडीशन में बनते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, जो नोबेल गैसेस हैं इनके 3 टाइप्स के कंपाउंड्स मिलते हैं। ओके, फर्स्ट है हाइड्रेट्स, दूसरे हैं क्लैथरेट्स, और थर्ड जो होंगे वो ट्रू केमिकल कंपाउंड्स होंगे। तो फर्स्ट लेते हैं हाइड्रेट्स। तो हाइड्रेट्स होते क्या है बच्चों? देखो, हाइड्रेट्स मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस, ओके, विद वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स और जो इनर्ट गैस है, ठीक है, उसका जो एटम है वो जब एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो बने हुए कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स। एक्चुअली क्या होता है कि जो H2O मॉलिक्यूल है ये क्या होते हैं? स्ट्रांगली डाइपोलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइपोलर मॉलिक्यूल है। ओके, जब ये पोलर मॉलिक्यूल मींस वाटर मॉलिक्यूल जब इनर्ट गैस के पास पहुंचता है तो उसको क्या कर देता है? डाइपोलराइज्ड करता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोलराइजेशन। ओके, H2O मॉलिक्यूल कहां पहुंचा? इनर्ट गैस के पास, और उसको इंड्यूस्ड डाइपोलराइज्ड करता है। अब क्या होगा कि गैस एटम जो था, इनर्ट नोबल गैस का जो एटम है वो पोलराइज्ड है, और जो H2O है वो तो परमानेंट पोलराइज्ड है। फिर इनके डाइपोलर के बीच में एक अट्रैक्शन लगता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या हम ये कह सकते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स और नोबेल गैस के एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और अब जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स। समझ गए बच्चों कि कॉम्बिनेशन ऑफ नोबेल गैस एटम विद वाटर they form due to dipole induced dipole interaction। समझ गए बच्चों कि ये क्यों बनते हैं? क्योंकि एक डाइपोल मतलब वाटर का डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल मींस इनर्ट गैस के एटम का डाइपोल, उनके इंटरेक्शन के कारण स्ट्रॉन्ग डाइपोलर वाटर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड पोलराइजेशन इन नोबेल गैस एटम, इट मींस मेकिंग डाइपोल इन नोबेल गैस एटम which attract the original dipole of water molecule or form hydrates. Okay, for example Ar6H2 krypton, 6H2 xenon, 6H2, इस तरह से हीलियम और नियोन में इस तरह के हाइड्राइड्स नहीं बनते क्योंकि इनके इंस्टेंट पोलराइजेशन H2O से इतना इजी नहीं होता। ओके, तो समझ गए बच्चों कि गैस और जल के योग से द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण से ये बनते हैं क्या? हाइड्रेट्स। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रबल ध्रुवीय जल अणु
क्या करता है, निष्क्रिय गैस के परमाणु को प्रेरित ध्रुवित कर देता है और जिससे जल के अणु के स्थायी ध्रुव अगुण और गैस परमाणु के प्रेरित द्विध्रुव के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है और इसी से बनते हैं इस तरह के हाइड्रेट्स। ये ट्रू केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये एक प्रकार के केवल फिजिकल अट्रैक्टिव कंपाउंड्स हैं। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है क्लैथरेट्स, पंजर यौगिक होते हैं। क्या होता है कि इन कंपाउंड्स में जो कि इनर्ट गैस है, ओके, उसके जो एटम है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी इंटरस्टिशियल साइट में भर जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे कि एक पिंजरे के अंदर कोई पक्षी अगर बंधा हुआ है तो वो एक प्रकार का पंजर कंपाउंड है। ऐसे ही समझ लो, अभी मैं एक डायग्राम से समझाता हूं कि नोबेल गैसेस फॉर्म नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच गैसेस, ठीक है, आर ट्रैप्ड in cavities of crystal lattice of certain organic and inorganic compounds। ऑर्गेनिक के साथ भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक के साथ भी हो सकता है। इस तरह से these combination are called clathrates, पंजर कंपाउंड कहलाते हैं। they are, ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि इनमें आदर्श गैस के जो परमाणु हैं वो कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों के क्रिस्टल की रिक्तिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और बना संयोजन क्लैथरेट कहलाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने डी ब्लॉक में देखा था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड या इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कि मेटल के क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइड में क्या गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन है, बोरॉन है, वो फिट हो जाती है। जस्ट ऐसा ही है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी इंटरस्टिशियल साइड में ये एंटर कर जाते हैं। देखो इसको एक डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको, तो आप बहुत इजी समझ जाओगे कि किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। और हाइड्रेट्स तो आप समझ ही गए होंगे कि हाइड्रेट्स कैसे बने हैं। पहले मैं क्लैथरेट्स बताता हूं। जैसे ये है आर्गन, ओके, और यहां लिखा है C6H5OH होल ट्वाइस, ओके, ये होल ट्वाइस। इसके 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सीफिनॉल, ठीक है, या हम क्यूनॉल सिंपली बोल सकते हैं, इस तरह से कंपाउंड बनाता है। देखो कैसे, यहां पर हम ये कहें कि एक मॉलिक्यूल ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, ओके, कैटिकॉल। जस्ट यहां पर एक OH है, यहां ये हो गया, ऐसे ले लें हम, ओके, और एक OH ये है, और जो तीसरा मॉलिक्यूल है हम इसको ऐसे ले लें, ऐसे। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना दूं तो बहुत इजी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है OH, ये है OH, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ, तो ये जो कैविटी बन गई इसमें क्या फिट हो जाता है, आर्गन। और इस तरह से ये जो कंपाउंड बना यही क्या है, क्लैथरेट। समझिए बच्चों, आर्गन क्यूनॉल क्लैथरेट, क्रिप्टॉन का क्लैथरेट होता है ऐसे ही, ओके। जिनोन के साथ भी बन सकते हैं, बट यहां बता दूं कि हीलियम एंड नियोन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज काफी छोटी है और ये इस तरह से इंटरस्टिशियल साइट में क्या नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, एस्केप होके बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जीरो ग्रुप के, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स की इंटरस्टिशियल साइट में फिट होने से बनते हैं, ये है क्लैथरेट। और जबकि वाटर में बने डाइपोल अट्रैक्शन के कारण तो वो है हाइड्रेट्स। देखो किस तरह से कि ये है इनर्ट गैस का मॉलिक्यूल, ओके, और ये पोलराइज्ड, अभी नॉन पोलराइज्ड था ऐसे, यहां पर आया H2O का पोलर मॉलिक्यूल, ये ऐसे समझ लें, तो ये इसको पोलराइज्ड करता है और इस तरह से पोलराइजेशन हो गया और फिर ये मॉलिक्यूल वाटर का जो मॉलिक्यूल है इस तरह से अट्रैक्ट होके जुड़ जाता है और इस तरह से 6 मॉलिक्यूल H2O तक जुड़ सकते हैं। तो ये हाइड्रेट्स बनते हैं, इस तरह से क्लैथरेट्स बनते हैं, ओके। यहां पर नोट करें। और अब देखो बच्चों, ये है तीसरे कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं ट्रू केमिकल कंपाउंड्स, ओके, जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। एक्चुअल में इनके जो ट्रू केमिकल कंपाउंड्स हैं, वास्तविक रासायनिक यौगिक जो हैं, वो डिस्कवर्ड हुए 1962 में। पहला एक साइंटिस्ट था नील बार्टलेट। नील बार्टलेट ने एक रेड कंपाउंड बनाया था O2PbF6, ये, और ये स्पष्ट कर दिया
कि जो जिनोन है और ऑक्सीजन है, मींस ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और जिनोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग एक दूसरे के बिल्कुल पास है। देखो 1175 ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है और जिनोन की है 1170। ऐसे में दोनों में बहुत अधिक सिमिलरिटी हो गई रासायनिक, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी को लेकर, और उसी समय इन्होंने इसी तरह का एक पहला, ये कहलाता है फर्स्ट, ठीक है, नोवेल गैस केमिकल कंपाउंड। ध्यान रखना कि नील बार्टलेट ने जिनोन और प्लेटिनम की रिएक्शन से पहला ये कंपाउंड बनाया था। क्यों बनाया? उन्होंने देखा कि जब ऑक्सीजन इस तरह का कंपाउंड बनाता है तो जिनोन भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि जिनोन और ऑक्सीजन के जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बिल्कुल एक दूसरे के नियरेस्ट है, और इस तरह से पहला कंपाउंड केमिकल बना के और इस तरह से एक राह खोल दी कि अब बहुत सारे केमिकल्स बनाए, कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, बनाए भी गए बाद में। XeRH, ठीक है, XeRuF6, XeRH4, ठीक है, इस तरह के फिर क्या बनाए गए, कंपाउंड्स बनाए गए। और इनकी सिंथेसिस के बाद फिर आप जानते हैं कि जिनोन के फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड सिंथेसाइज्ड किए गए। ओके, और इन्हीं के बारे में हम अलग से डिटेल में लेंगे। ओके, तो समझ गए बच्चों कि 1962 में बार्टलेट ने ये कंपाउंड बनाया था ऑक्सीजन का। बाद में ये स्पष्ट किया कि ऑक्सीजन की जो आयनन ऊर्जा है ये और जिनोन ये बराबर है, इसलिए जिनोन की तरह ही, ठीक है, इसी तरह, इसी के कारण जिनोन भी इसी तरह का यौगिक बनाता है जैसा कि ये बना। और उन्होंने एक यौगिक बना के सफलता भी प्राप्त कर ली। इस तरह का ये यौगिक पहला रासायनिक यौगिक था जो कि जिनोन के साथ बना। बाद में बहुत सारे इसी तरह के कंपाउंड बने इस तरह से, जैसे ये था, कहा गया XeRuF6, XeRHF4, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स बने। और इसके बाद आप देखोगे जिनोन के फ्लोराइड्स हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं, जिनोन के ऑक्साइड्स हैं, और भी हैं जिनोन फ्लोराइड, ठीक है, इसके अलावा जिनोन ऑक्साइड है, ओके, जेनिक एसिड है, ETC, ठीक है, और सिंथेसाइड। बाद में इनको और भी, और अब इनको ही हम लेंगे। तो यहां तक समझ गए ना कि जिनोन के 3 टाइप्स के कंपाउंड्स थे, जो 2 थे हाइड्रेट्स और क्लैथोइड्स, वो तो फिजिकल कॉम्बिनेशन से बने थे, उनमें कोई केमिकल एक्शन नहीं होता। एक्चुअल में केमिकल जो ट्रू कंपाउंड्स थे इनके, और वो थे जिनोन के फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स, ऑक्साइड, जेनिक एसिड। इसके अलावा ये फर्स्ट कंपाउंड बना के और प्रूफ कर दिया कि ये 0 ग्रुप के एलिमेंट्स भी इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, तो ये था हमारा अभी तक केमिकल रिएक्टिविटी तक का पार्ट। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम जिनोन के ऑक्साइड्स, जिनोन के फ्लोराइड्स, जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स और उनके स्ट्रक्चर, इसके अलावा 0 ग्रुप के इंपॉर्टेंट यूजेस, इनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।